पिथौरागढ़ में आज फिर मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी ने की चाय पर चर्चा, दुकानदारों से कई मुद्दों पर की बात। मुख्यमंत्री धामी ने दिए फिर अधिकारियों को कड़े निर्देश, सुबह 10 से 5 की ड्यूटी नहीं चलेगी, जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा करना होगा काम। प्रतिपक्ष के उपनेता भुवन कापरी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा अब गांव गांव से निकल रही है, विरोध नहीं, लोगों को जोड़ने का है लक्ष्य। उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा पर बसा गांव हुआ जलमग्न, शारदा सागर बांध के किनारे रह रहे लोगों की प्रशासन भी नहीं ले रहा सुध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चलिए खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनपद प्रवास कार्यक्रम सफल साबित हो रहा है। इस दौरान वो योजनाओं की समीक्षा, लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ आम जनता के साथ सीधा संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। सीएम युवाओं और मातृशक्ति के साथ जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को खास तवज्जो दे रहे हैं। अब तक धामी राज्य के 13 में से 6 जिलों का प्रवास कर चुके हैं। इस दौरान कभी वो किसी आम चाय दुकान पर चुस्की लेते हैं, दुकानदार की बिक्री और उसके गुजर बसर की जानकारी लेते नजर आए, तो कभी स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पिथौरागढ़ में सीएम अपने पैतृक गांव हरखोला भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बचपन के कई साथियों से मुलाकात की और बड़ी आत्मीयता के साथ उनके साथ वक्त बिताया। उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र 29 तारीख से देहरादून के विधानसभा भवन में होना है, जिसे लेकर कांग्रेसी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाएगा, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ के भ्रष्ट नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी से ऊपर नहीं उठ सकते। जो अधिकारी कह रहे हैं वही सरकार करती है, सभी नेता अधिकारियों के गुलाम बनकर कार्य कर रहे हैं। सरकारें बनती है, हजारों करोड़ रुपए वहां खर्च कर दिया विकास के नाम पर, राजधानी के नाम पर। और जब इस सरकार ने खुद कमिटमेंट किया कि ग्रीष्मकालीन वो होगा, वहां सत्र होगा, क्यों नहीं जा रहे वहां? क्योंकि असली बात यह है कि यहाँ के नेता लोग किसी पार्टी को, ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट से ऊपर नहीं उठे, उन्हें नियंत्रित नहीं। जो अधिकारी कहेगा, जो सचिव कहेगा वही कर रहे, तो हम तो उनके गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। कैसे नहीं जा रहा अधिकारी वहाँ? स्टडी करे, पहाड़ की हालात पता लगे, कहाँ विषमता है, क्या क्या करना, लेकिन जानना नहीं चाहता। और हम उनके पीछे हमने स्थगित कर दिया। क्यों घोषणा करी थी आपने? इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री कहे नहीं, सरकार नाम क्या चीज कहनी है, ये गुलाम हो गए अधिकारियों के। बड़ा शर्म की बात है कि तुम आजकल भी वहाँ सत्र नहीं करने जा रहे। चलिए और अब खबर देहरादून से। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानों में मौसम बदलेगा। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। तो देहरादून में मौसम अपने मिजाज बदल सकता है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है।
अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानों में भी मौसम अपने मिजाज बदलेगा। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। चलिए, और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जल्द ही मौसम अपने मिजाज बदल सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें जो पहाड़ी इलाकों के जिले हैं वहां पर बारिश के साथ साथ जो बर्फबारी वो देखने को मिल सकती है, जिससे कि तापमान में जो गिरावट है वो एक तरह से दर्ज की जाएगी। वहीं खासकर अगर हम मैदानी जिलों की बात करें तो मैदानी जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर भी हल्की से मध्यम जो वर्षा है वो हो सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट तो आएगी, लेकिन जो कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी होती है उससे भी निजात एक तरीके से मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बरसात में की वजह से जो है कोहरे में जो है एक तरह से कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लगातार जो मौसम है वो कहीं ना कहीं अपना करवट ले रहा है, क्योंकि शीतकाल शुरू हो चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर हम खासतौर पर बात करें तो लगातार जो मौसम की एक तरीके से देखा जाता रहा है कि उत्तराखंड के कई पहाड़ी जो इलाके हैं इस समय जो बर्फबारी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और यही वजह है कि अगर हम पिथौरागढ़ की बात की जाए या फिर चमोली जिले के जो ऊपरी इलाके की अगर हम खासतौर पर बात करें, वहां पर कल भी देखा गया था कि जो बर्फबारी है वो देखने को मिली थी, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को उससे निजात कहीं ना कहीं एक तरीके से ठंड से देखने को मिल रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं जो काश्तकार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो अपनी फसल को लेकर के कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्फबारी की वजह से जो उपज है वो कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर्यटकों के हिसाब से और काश्तकारों के हिसाब से ये बर्फबारी और बारिश जो है एक अच्छी खबर लेकर के आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ठंड अगर बढ़ती है, तापमान में गिरावट आती है, तो आम जो जनमानस है उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लक्सर में भूरना कुआंखेड़ा सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले विद्युत पोल को शिफ्ट किया जाएगा और इसे लेकर विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। दरअसल लक्सर कस्बा स्थित शुगर मिल में पेराई सत्र के दौरान क्षेत्रवासियों को जाम का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए भूरना कुआंखेड़ा मार्ग को बाईपास बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें विद्युत पोल बाधा बन रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए विभाग ने सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि विद्युत पोल शिफ्टिंग को लेकर खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने विद्युत विभाग को पत्र लिखा है। बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी बिजली के पोल वहां से हटने हैं या जो भी साइड होने हैं उन सब के लिए बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ बचा तो है सिर्फ और सिर्फ अधिग्रहण का काम, उस पर भी जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पत्र मिला था कि भुरना बाईपास रोड शायद चौड़ी हो रही है, तो हमारे जो भी वहाँ पे विद्युत पोल हैं उसको नियमानुसार शिफ्ट करने के लिए एस्टिमेट उन्होंने हमसे मांगा था, जिसके लिए हमने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे करके शीघ्र ही संबंधित एस्टिमेट बना के हम संबंधित विभाग को दे देंगे और जिसके उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में पुलिस ने 48 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी धर दबोचे गए हैं। छानबीन में सामने आया है कि नशे की आदत और पुरानी रंजिश के चलते युवक के दोस्त ने ही लोहे की रॉड से सिर पर हमला करते हुए और चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा था। पूरे मामले का पर्दाफाश करने में रुड़की एसओजी प्रभारी जहांगीर अली और उनकी टीम की भूमिका अहम रही है। डेड बॉडी की सूचना मिली थी जिस पर काफी गंभीर चोटें लगी हुई थी, जिससे मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति की जो है शिनाख्त करते हुए पुलिस ने मेहनत के द्वारा सचिन के रूप में की गई, जो लोकल निवासी है। साथ ही साथ इस संबंध में और जानकारी की गई, जो पता चला कि एक शादाब व्यक्ति के साथ वो
कुछ दिनों से गया हुआ था और पूर्व में भी इसका विवाद था। इस पर पुलिस टीमों ने अपनी छानबीन की और इसके बाद 3 लोग को इसमें राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि शादाब द्वारा इसमें उसको ले जाकर हत्या की गई थी। जो पुराना कोई विवाद था उसके कारण जो छोटे मोटे विवाद होते उसमें की गई, तो सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधार पर जिसको बरामद करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी की गई। चलिए और अब सीधे रुक करेंगे रुद्रप्रयाग की तरफ, जहां नर्सिंग संस्थान कोठगी का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहां जहां नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा, हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे और जल्दी ही मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा है 1 साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलंब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है, हम सब का आस्था श्रद्धा का केंद्र है। वो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के समय में किस प्रकार से वह पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे परिसर के अंदर जिस प्रकार की तबाही हुई थी, वो मंजर हम सब लोगों ने नजदीक से देखा और उसको पुनः निर्माण का काम, एक नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार, बाबा की नगरी को पुनः सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत तेजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदार बाबा में आए थे तो उस दिन हमको एक नई सौगात वो देकर गए। लंबे समय से यह मांग थी कि यहाँ पर एक केबल कार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, ट्रॉली लगनी चाहिए। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है। अभी दीदी अभी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, कौन सा मेला बता रही? मंदाकिनी का मेला। वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक हो गई। यात्रा ऐतिहासिक हो गई और जब यात्रा शुरू हुई थी तो इस बार बहुत चुनौती भी हमारे सामने थी, हमारे प्रशासन के सामने, हम सब लोगों के सामने, कि हम यात्रा को ठीक प्रकार से संपन्न करवाएं, क्योंकि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो इस बार आने शुरू हुए हैं उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुंह से ये शब्द निकले और आप देखिए कैसी उनकी वो शिववाणी थी,
कैसे उनके वो शब्द थे कि बाबा साक्षात बाबा बोल रहे हो, बाबा केदार बोल रहे हो, बाबा बद्री विशाल बोल रहे हो। और उन्होंने पिछले साल कहा और इस साल यात्रा हमारी जो है पिछले सालों की तुलना में जो हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड होता था उससे 40% ज्यादा यात्रा हो गई, 40% ज्यादा यात्री आ गए। लेकिन ये क्रम यहीं रुकने वाला नहीं है, ये क्रम लगातार बढ़ने वाला है। मैं अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में था, वहां में जब जा रहा था तो सारे लोग यात्रा की चर्चा कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये यात्रा और बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से आज ठीक प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार से हेली सेवा हो रही है, आने वाले समय में कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जब पूरा हो जाएगा तो आप तय मान के चलिए जितनी यात्रा इस साल हुई है अब इससे कम यात्रा नहीं होने वाली है। ये यात्रा लगातार बढ़ने वाली है और उस लगातार बढ़ने वाली यात्रा के लिए हम सभी को उसी प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। एक बात जरूर हम सब लोगों को अपने स्मरण में भी रखनी पड़ेगी, उसको अपने व्यवहार में भी लानी होगी कि आने वाले जो यात्री हैं, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि जो है देव के समान होता है, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम सभी को उनके साथ आगे का व्यवहार बढ़ाना होगा, जिससे कि वो बार बार आए, एक बार आने के बाद फिर दोबारा आए उत्तराखंड और कहें कि नहीं वहां की यात्रा तो अच्छी होती है, क्योंकि वह यात्रा में बाबा केदार उनको बुलाते हैं, बाबा बद्री विशाल बुलाते हैं। अब हमारी शक्ति ये होनी चाहिए कि वो यहाँ से जाने के बाद जहां बाबा केदार का गुणगान करें, बाबा का स्मरण करें, वहीं हम लोगों को भी याद करें कि उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्रकार से यात्रा को ठीक चलाने का काम करते हैं, लोगों की यात्रा सरल हो, सहज हो और सुरक्षित हो, उसकी चिंता भी हमारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, करते रहे हैं, लेकिन हमको इसको और व्यवहार में लाना होगा और हमको इसको जो है सहज बनाना होगा और सरल बनाना होगा, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक तभी होगा जब हम यात्रा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित है, और विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उसके लिए जहां हमको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, कुछ कार्य व्यवहार, कुछ कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना है, जिसके कारण से पिछले दिनों आपने देखा होगा जहां भर्तियों की गड़बड़ियां हुई, हम लोगों ने उसमें सख्त कदम उठाए। और ये भर्तियों की गड़बड़ियां अभी से नहीं चल रही थी, ये भर्ती की गड़बड़ियां पिछले 14-15 से, जब से ये आयोग बना था तब से चल रही थी। भाइयों बहनों, हमारे सामने एक प्रकरण आया, जैसे ही यह प्रकरण आया तो मैंने उसकी प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस को कहा कि थोड़ी जांच करके देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कि हर बार ये गड़बड़ियों की बात आती है। प्रारंभिक जांच में ये आया कि इसमें गड़बड़ियां होती रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को इसकी जांच का जिम्मेदारी सौंप दिया। और जैसे ही इसकी जांच की जिम्मेदारी हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को सौंपी, उन्होंने एक के बाद एक लगातार 45 गिरफ्तारियां करी, क्योंकि हमने कहा कि चाहे कोई भी होगा हम उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उसका स्थान केवल और केवल सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से मानता हूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैंने देखा है जीवन में कितने सारे संघर्षों को पार करके कोई बेटा या बेटी इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो नौकरियां प्राप्त करें। और किसी गरीब माँ बाप के बेटे या बेटी के पास अगर कोई सबसे बड़ा धन होता है, कोई सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो पूंजी होती है उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसके अंदर जो संस्कार माँ बाप ने और उनके शिक्षकों ने, अभिभावकों ने और गुरुजनों ने दिए होते हैं, उसी के दम पर वो आगे बढ़ता है। अगर उस पर भी डाका पड़ जाएगा, उस पर भी अपराधी हावी हो जाएंगे,
तो निश्चित रूप से उन बच्चों के पास और उन माँ बाप के पास कुछ नहीं रहेगा जिन्होंने अपने बेटों को अपना पेट काट कर पढ़ाई करवाई है, उनको आगे की शिक्षा और संस्कार दिए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने कड़ाई से इस पर निर्णय लिया है और हमने अभी भी कहा है कि जब तक उसका अंतिम आरोपी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियां उन सभी को ईमानदारी से, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। कोई माई का लाल उनको परीक्षाओं में पास होने से नहीं रोक सकता। आगे सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। भाइयों बहनों, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा, उसकी शुरुआत हो गई है। और उत्तराखंड के अंदर भी हमने 19,000 जो हमारी नियुक्तियां खाली हैं, जो खाली पद पड़े हुए हैं हमारे विभिन्न विभागों में, लगातार हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार उनकी समीक्षा के बाद जो भी पद हमारे खाली होकर हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने भी लक्ष्य लिया है कि जहां 7,000 जो भर्ती की परीक्षाएं हमारी होनी थी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी थी, उसमें बीच में जहां गड़बड़ी आ गई, जांच चलने लगी, तो बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो गया था कि हमारे बेटे बेटियों को अब कहीं इसमें इंतजार न करना पड़े, उनको नौकरी के लिए विलंब न होना पड़े। इसके लिए हमने तत्काल फैसला लिया और उत्तराखंड के अंदर पहली बार इस प्रकार का फैसला लिया कि जो परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी थी, वो सारी की सारी 7,000 परीक्षाएं हमने तत्काल लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी। और लोक सेवा आयोग ने भाइयों बहनों सितंबर के माह में हमने उसको हस्तांतरित किया। हमारे राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया और अक्टूबर माह में उन्होंने सारे कैलेंडर और सारे विज्ञापन जारी कर दिए। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां संपन्न भी हो जाएंगी। हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होगा। आने वाले समय में जितनी भी हमारी जो भर्तियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और ये इसलिए भी सख्त कदम उठाना जरूरी था कि भविष्य में इस प्रकार का काम करना तो कोई दूर की बात, कोई सोचेगा भी नहीं, करेगा तो दूर की बात, सोचेगा भी नहीं कि हमें इस प्रकार का अपराध करना है। ऐसे अनेकों कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से, जहां भरत चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा, वहीं हमारी दीदी शैला रानी रावत जी को यहां से जिताकर भेजा। और उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक जो मिथक था कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, एक बार उस पार्टी की सरकार बनती है, वो मिथक आप सब लोगों ने तोड़ दिया, नया इतिहास बना दिया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भी संकल्प लिए हैं, वो सारे संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा समान नागरिक संहिता की बात हमने करी थी। देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम आगे बढ़े और आज पूरा देश धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी गुजरात की सरकार ने भी इस दिशा में फैसला ले लिया कि वहां भी कमेटी का गठन होगा। हिमाचल में अभी वहां भी लोगों ने ये संकल्प ले लिया कि चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद हिमाचल के अंदर भी इसी प्रकार का जो समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनने वाला है, उस दिशा में हिमाचल की सरकार भी आगे बढ़ेगी। भाइयों बहनों, जहां आज मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राज्य को बनाने में, मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं। हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 तक जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम गोल्डन जुबली रजत जयंती वर्ष जब मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड के 1,25,000 बहनों को, मातृशक्ति को हम लखपति दीदी बनाएंगे। यानी कि उन सभी को 1 लाख से भी ज्यादा की जो है उनकी अपनी आमदनी हो, अपना सब कुछ हो, उनकी इतनी जमा पूंजी हो जाए, उसके लिए तमाम योजनाओं को हम उत्तराखंड के अंदर लागू करने वाले हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारे स्वयं सहायता समूह की हो, हमारे सहकारिता विभाग की तमाम योजनाएं हैं, जिसके अंदर हम लोन देने से लेकर बिना ब्याज के ऋण देने तक की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे है, जो हमारे यहाँ के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आधार बनने वाली है। इसके साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगले सालों के अंदर हम 1,000 नए बगीचे बनाने का काम भी हमारी सरकार और लोगों के सहयोग से हम करेंगे। क्योंकि मैं अभी हिमाचल गया था, हिमाचल के चुनाव में लगातार 10-15 दिनों तक वहां जाना हुआ। भाइयों बहनों, मुझे देखते हुए बड़ा
अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का वातावरण है, उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार का सारा हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है। और वहां जिधर देखिए, ऊपर देखिए तो सेब के बगीचे, नीचे देखिए तो सेब के बगीचे, कहीं खत्म ही नहीं होते थे सेब के बगीचे। और मैंने पूछा कि यहाँ पर एक एक जो सेब के उत्पादक है कितना तक कमा लेते हैं, तो बोले एक साल में 3-3 करोड़ रुपया तक एक एक सेब के उत्पादक कमा रहे हैं। और एक गांव ऐसा था चौपाल के आसपास का गांव, वो गांव एशिया का सबसे ज्यादा बागवानी के क्षेत्र में अर्जन करने वाला गांव था। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी की वहां पर उनकी कमाई होती है सेब के उससे, व्यापार से, अन्य चीजों से, बागवानी से, तो वो गांव जो है, मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उस गांव के लोग कमाते हैं। एक एक गांव में एक एक व्यक्ति, इतनी बड़ी वहां पर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमको भी, क्योंकि दूसरे राज्यों से हम लोगों ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में जो भी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।